कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, वो आर्टिकल 370 की बहाली पर कभी बात नहीं करते हैं। कांग्रेस की वजह से ही 370 था। हम 10 साल एक खौफ के माहौल में रहे। 370 को गलत इस्तेमाल किया गया था, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। कानून इस तरह बनाने की क्या ज़रूरत थी कि आपसे इख्तियार छीना जाता है, पार्लियामेंट करेगी। नफसियाती तहफ़्फ़ुज़ था कि हम मुसलमान रियासत है, बड़े मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है। कश्मीर की पहचान जब तक थी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की, इस पर आपको खतरा भी लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? आप देखिए, लोकल सबसे बड़ी है बेरोजगारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। हमारा इंतखाबी सफ़र लगातार जारी है और इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा असम्बली हलका में, और यहां के सबसे मशहूर उम्मीदवार है निज़ामुद्दीन भट्ट साहब। इन दिनों आप कांग्रेस से यहाँ के उम्मीदवार हैं, इससे पहले आप पीडीपी में थे और वहाँ सीनियर लीडर की हैसियत रखते थे। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब के मुकाबले में उस्मान मजीद भी अच्छे खास उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बिल्किस बानो नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ की दावेदार थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में यहाँ की सीट नहीं गई क्योंकि कांग्रेस का अलायंस है। तब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इनके मुकाबले में चुनाव लड़ रही है और तकरीबन 19 उम्मीदवार बांदीपुरा असम्बली हलका से चुनावी मैदान में मौजूद हैं। हमारे साथ निज़ामुद्दीन भट्ट साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और सीनियर रहनुमा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से तशरीफ लाए। 10 सालों के बाद आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहला इलेक्शन है। अब ये यूटी है, तो पहले के इलेक्शन में और अब के इलेक्शन में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? बहुत ही बड़ा फ़र्क है। पहले जो इंतखाबात होते थे तो एक बाइख्तियार असम्बली के लिए होते थे और एक कंटिन्यूस प्रोसेस एक थी, वो उसमें भी विवाद एक था कि किस तरह के कवानीन बनाए जाएं, आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए, तशख़्ख़ुस की बात कहाँ की जाए, बाकी जो डेवलपमेंट कंपोनेंट है उसको आगे कैसे लिया जाए। उसमें सेंटर और यहाँ की स्टेट के दरमियान एक राबता रहता था, हर एक मामले पे बातचीत होती थी और जो एक प्रोसेस चलता था एक उम्मीद से चलता था कि हम बाइख्तियार रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बाइख्तियार तौर बात कर सकते हैं। आज जब 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं तो हम 10 साल एक खौफ के माहौल में रहे। 10 साल कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स थे ही नहीं, और असम्बली, आज की जो असम्बली है ये पहली असम्बली के मुकाबले में बाइख्तियार नहीं है। हमारा आइन गया है 370 ए गया है, 370 35 ए गया है। लैंड इश्यूज़ है, जॉब इश्यूज़ हैं, कई सारे इश्यूज़ हैं और उनके शेडो में ही इंतखाबात हो रहे हैं और इस एप्रीहेंशन से हो रहे हैं कि इंतखाबात साफ़ सुथरे होंगे कि नहीं होंगे। और क्योंकि एक जो यूनिलेटरल नैरेटिव चलाया गया है दिल्ली से, उस नैरेटिव से भी खाइफ हैं लोग। और लीडरशिप जो यहाँ की है माशाअल्लाह, अब तो एक इतिहाद बना है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कम्युनिस्ट पार्टी का, और अच्छे इंडिविजुअल्स जो बज़ाते ख़ुद एक शोहरत रखते हैं और वो भी इस इतिहाद में शामिल हैं। तो लगता है कि रेजिस्टेंस दी जाएगी और लोग इतिहाद का साथ देंगे। आपने कहा कि दिल्ली से नैरेटिव चलाया गया है, कैसा नैरेटिव है जो दिल्ली से चलाया गया है? यही कि 370 को गलत इस्तेमाल किया गया था, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये हमारे वादे बिल्कुल थे ही नहीं, दो संविधान तो एक ही मुल्क में हो नहीं सकते थे। यानी जो हमारा इल्हाक से आज तक जो एक बैकग्राउंड रहा है जम्मू कश्मीर का, ये सारा उस बैकग्राउंड के मनाफी है, उन कमिटमेंट्स और प्लेजेस के मनाफी है। लेकिन था जम्मू कश्मीर की तरह बहुत सारी रियासतों ने इंडिया के साथ इल्हाक किया, धीरे धीरे सब इंडिया का एक तरह से टूट हिस्सा बन गए, एक आइन सब पर लागू होता रहा। तो आप लोग भी क्यों नहीं चाहते हैं कि एक ही आइन रहे, अलग से आपका आइन, झंडा, ये सब क्यों अभी तक? देखिए, मुल्क से हम अलग कहाँ हैं, हम तो मुल्क से अलग थे ही नहीं, लेकिन मुल्क एक फेडरेशन के तौर उभरा था और फेडरल सिस्टम में ही इस मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिसिटी, मल्टी आइडियोलॉजीज जो हैं इस कंट्री के, उनको समेटा जा सकता था। एक यूनिटरी सिस्टम में बहुत मुश्किल है क्योंकि सेंसिटिविटीज़ होती है हर एक इलाके की। आप बंगाल लीजिए, आप आंध्रा लीजिए, आप केरला लीजिए, इवन जो हार्ट लैंड है हिंदुस्तान का, वहाँ भी वॉइसेस हैं डिसेंट के। ये नहीं कि कोई मुल्क से बागी हो गया, कोई मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये कि संविधान के अंदर
ऐसी गुंजाइश रहे जहां लोकल एस्पिरेशंस को एकोमोडेट किया जा सके, और जहां एक तरह का जो फेडरल सिस्टम में एक कोऑपरेटिव सिस्टम होता है, वो चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बुनियाद पे हो, चाहे वो कल्चरल डिफरेंसेस की बुनियाद पे हो, चाहे वो रिलीजियस इंडिपेंडेंस की बुनियाद पे हो, ये सब चीज़ें समेटी जा सकती हैं फेडरेशन तो में। ये सारी चीज़ें तो बरकरार है निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, कश्मीर का कल्चर बरकरार है, तहजीब बरकरार है, रिलीजन बरकरार है, बस आर्टिकल 370 के यहाँ बाहर से आकर के इंडस्ट्री लग सकती है, इन्वेस्टर आ सकते हैं, पहले ये सब पॉसिबल नहीं था। तो सरकार ने कश्मीरियों के फ़ायदे के लिए ऐसा किया, ये कहा जा रहा है। आप तो हमको बेइख्तियार बना के बाइख्तियार कैसे समझते हो? ये बेइख्तियार बनाने की बात है, ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात है। अगर हम पे भरोसा नहीं है, एतबार नहीं, हम क्या वहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली में आइन के खिलाफ कवानीन बनाते थे? वहाँ क्या बिजनेस आइन के खिलाफ चलता था, या मुल्क के कानून और मिजाज के खिलाफ चलता था? मुल्क का टेम्परामेंट देखिए, मुल्क की हिस्ट्री देखिए, मुल्क का एक शेयर्ड कल्चर देखिए, उस सांचे में हर एक को डालने की ज़रूरत होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें लॉजिकल बना के, ये कि इंटीग्रेशन होगा फिर सब कारखाने आएंगे, ये नहीं आए, होगा वो होगा। कारखाने तो अदरवाइज भी लगा सकते थे, हमारी मर्जी से नहीं लगाए, नहीं मतलब लगाए पहले भी कारखाने लग सकते थे क्या? लग सकते थे, क्या क्यों नहीं, तरीका था क्यों उसका? नहीं लग सकते थे? लीज एक देना होता था। कौन सी स्टेट बोलेगी कि हम अपने मुल्क के अंदर लीज नहीं देंगे? तो लीज तो अभी भी दिया जाएगा। वही तो कहता हूँ कि लेकिन कवानीन कानून इस तरह बनाने की क्या जरूरत थी कि आपसे इख्तियार छीना जाता है, पार्लियामेंट करेगी? क्यों? अच्छा, 370 हटने से क्या क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ के लोगों पर? नफसियाती एक अमल है। 370 था कुछ कि नहीं था कुछ, एक नफसियाती तहफ़्फ़ुज़ था कि हम मुसलमान रियासत हैं, बड़े मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान नहीं गए, 20-30 करोड़ मुसलमानों के साथ रिश्ता राबता है, एक लिबर्टी है, चलने फिरने की आज़ादी है, और एक अलग तरीके की आइडेंटिटी है, उससे छेड़ा नहीं जाता है। तो ये सब चीज़ें थी ना। 370 जब गया तो ये चीज़ें, एक एहसास बढ़ गया कि अब ये शायद नहीं है। क्या आपको ये भी एहसास है कि जो डेमोग्राफी है उसको भी चेंज किया जाएगा, फॉरेनर्स को ला करके यहाँ बसाया जाएगा? कश्मीर की पहचान जब तक थी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट की, इस पर आपको खतरा भी लग रहा क्यों नहीं लग रहा है? आप देखिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड हमारा था, है? जी। आपका कानून खुद ही बनाए, उसके 2 हिंदू मेंबर होंगे, उसका मुस्लिम नाम हटा दिया। वो व्हाट अदरवाइज कुड बी द इंडिकेशंस कि आपके अब आप खतरात से दो चार हो रहे हो। इससे ज़्यादा क्या दोगे इंडिया? एक इंडिया तो दे दिया ना। वो जो हमारा बोर्ड है हिंदू श्राइन्स का, उसमें मुसलमानों को मेंबरशिप देंगे बोर्ड में? वो नहीं देते हैं। राम मंदिर का बोर्ड हो या काशी विश्वनाथ टेम्पल का। तो इसमें कहाँ हिंदू तो आ क्या सकते? कश्मीर में भी वक्फ बोर्ड का मुद्दा है? क्योंकि इंडिया में खासतौर पर साउथ और नॉर्थ इंडिया में तो बड़ा इशू है, सब लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, 5 करोड़ ईमेल भेजे गए हैं। तो क्या कश्मीर में भी इन दोनों मुद्दा है वक्फ बोर्ड? बिल्कुल क्यों नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है। है। बोलते नहीं है लेकिन खाइफ तो है। लोग नाराज हैं इससे भी यहाँ। बिल्कुल नाराज है, क्यों नहीं होंगे? ये तो आ, सारा श्राइन्स का शहर है। अच्छा, देखा ये जा रहा है निजामुद्दीन साहब कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद पहला इलेक्शन है और पूरे जम्मू कश्मीर की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, मिलिटेंसी भी कम हो रही है। तो बीजेपी कह रही है कि आर्टिकल 370 के ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ये आर्टिकल 370 की वजह से नहीं है, वक्त सब कुछ फैसला कर लेता है। यहाँ लोगों ने बंदूक भी उठाई, पत्थर भी उठाए, रेजिस्टेंस भी दे दिया। तो आहिस्ता 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 नौजवान भी समझ रहा है, बुजुर्ग भी समझ रहा है कि एक रियलिज्म की ज़रूरत है, एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस देंगे सेंसिटिविटीज़ पे, लेकिन इस तरह का नहीं देंगे जहां एक्सटर्नल फोर्सेस भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। बाकी हर एक को प्रोटेस्ट का हक होता है, लोकल लेवल पे अगर होता है तो होता है। चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि इसमें एक्सट्रेनियस फोर्सेस बहुत ज़्यादा आ गए, स्ट्रेटजिक एक एरिया है ये, उसकी वजह से ये डेन एक है, वर्ल्ड ग्लोबल जो एजेंसीज हैं उनकी इंटरफेरेंस रहती है, लिहाजा उन खतरात को दूर करके
اگر یہاں امن قائم ہوتا ہے اور ہماری اعانت سے قائم ہوتا ہے تو اچھا ہے، لیکن دبا کے قائم کرو گے امن تو اس سے کیا فائدہ؟ تو نظام صاحب آپ آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس کی بحالی ہو؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، وہ تو ہمارا آپ کا ایجنڈا ہے، ہماری شناخت کا مسئلہ ہے وہ۔ لیکن آپ کانگریس سے آتے ہیں اور کانگریس کے جو لیڈر ہیں راہل گاندھی، وہ آرٹیکل 370 کی بحالی پر کبھی بات نہیں کرتے ہیں۔ ریزرویشن ایک ہوگی ان کو، کیونکہ کنٹری لیول پہ اس طرح کا ڈیبیٹ ایک ووادک ڈیبیٹ بن سکتا ہے۔ جی تو یہاں چونکہ الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز، الیکٹورل پالیٹکس اور الیکٹورل وہ فوکسز رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک ریزرویشن ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہی، کانگریس نے ہی 370 دے رکھا تھا، کانگریس کی وجہ سے ہی 370 تھا۔ اور اگر کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان، دوسری حکومتوں کے درمیان سمجھوتے ہوئے کچھ لاز ایکسٹینڈ ہوئے، کچھ رہ گئے، وہ ایک سمجھوتے کی بات تھی، وہی نہیں تھا کہ ایک دڑام سے سب کچھ گرا دو۔ ایک ڈسکورس اب چلے گا نیشنل لیول پہ، اور پبلک اوپین بھی بنے گی کہ اگر ملک سے ہم نے ان کو جوڑا ہے اور ملک نے ان کو کچھ وعدے دیے ہیں، تو کانگریس جب ایک ڈیبیٹ میں آ جائے گی تو کانگریس کو آپ سہایتا کو ملے لگتا گی ہے عوام کہ کی۔ یہ جو ڈیبیٹ ہے پھر سے اس کی شروعات ہوگی کہ آرٹیکل ہم 370 کو تو ریسٹور کیا جائے، ہم کیونکہ تو معاملہ دبتا جا رہا ہے؟ ہم تو وی ول ٹیک اٹ ٹو انڈین پبلک، ہم تو لوگوں تک پہنچائیں گے اس کو کہ پہنچائیں گے ہم آپ اس کو؟ یہ اوکے نظام الدین صاحب، آپ باندی پورہ سے لڑ رہے ہیں۔ باندی پورہ کافی خوبصورت ایریا ہے، میں آ رہا تھا تو جھیل دکھا، کافی خوبصورت، ہر طرف چہل پہل پہاڑی ایریا ہے۔ تو یہاں کے جو لوکل ایشوز ہیں، مدعے ہیں، وہ کیا ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، لوکل سب سے بڑی ہے بے روزگاری، کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ ایریا ہے، جی اس میں نیچے وولر، اوپر پہاڑ، اور جو فارسٹ اور واٹر ریسورسز تھے ان پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ڈیفارسٹیشن بہت ہو گیا۔ ہمارا ایک کالج تھا یہاں، فارسٹ کالج، اس کو ڈینیگریٹ کیا گیا۔ ایک زمانے میں ہماری ایک ہربل انڈسٹری ہوتی تھی، وہ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح وولر ہماری شناخت تھی، یہ بانڈی پورہ کے حسن کا ایک جھیل جو ہے، جھیل وولر کیا نام جھیل، ہے اس جگہ؟ وولر جھیل۔ وولر جھیل۔ اور جو نالے ہمارے ہیں، ارن نالا، مدھومتی نالا، بونار نالا، جو جہاں سے صاف و شفاف پانی اور ٹراؤٹ کی مچھلی پیدا ہوتی تھی۔ ہمارا اینیمل ہسبنڈری سیکٹر ایک بڑا سیکٹر تھا، اس کی طرف دھیان نہیں گیا۔ پاسچرز سکیز ہو گئے، ملٹنسی کی وجہ سے سارا تہس نہس ہو گیا ہے۔ کس نے کیا تھا اس نے سنگھ صاحب کو؟ کانفلکٹ کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ پچھلے 5 ہم سالوں میں کسی ہوا؟ کو مورد الزام نہیں، یہ مطلب 5 سال میں نہیں، یہ پہلے 40 سال سے ہی چل رہا ہے۔ تو یہاں اب روزگار کا مسئلہ ہے، اور یہاں ریوائیول کا مسئلہ ہے۔ بانڈی پورہ کے حسن اور خوبصورتی اور اس کی جو ایسنس ہے، اس کو ریوائیو کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس میں انفراسٹرکچر بھی آتا ہے، اس میں سیکٹورل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، اس میں ٹورزم امپاورمنٹ بھی آتی ہے، اس میں اینیمل ہسبنڈری میں انوویٹیو انڈیجینس پلاننگ بھی آتی ہے، اس میں روڈ کنیکٹیوٹی بھی آتی ہے، اس میں ہیلتھ اور کوالٹی ایجوکیشن کی بات بھی آتی ہے۔ یہ سب ایشوز ہیں۔ ایک ہم کو ہائی وے چاہیے، ایک بائی پاس چاہیے، وولر پروجیکٹ میں جو بینیفیشریز ہیں، وولر کے ساتھ جڑے لوگ، ان کو وولر پروجیکٹ کا فائدہ ملے، ایفارسٹیشن ہو، ایک یہاں سینکچوری بنے تاکہ فارسٹ بھی بچے اور ایک وائلڈ لائف بھی، اس کی پیداوار بھی بڑھ جائے۔ دیر آر ویریس ویز، اور جو ہمارے واٹر ریسورسز ہیں ان کا ہمیں شیئر ملے۔ دیز آر دی ایشوز۔ تو باقی جو جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں، پینشنرز کا مسئلہ ہے، اور ان کا مزدوروں کی مزدوری کا بیکن میں ہے، پورٹرز کا مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں بہت ہمارے پڑے ہیں۔ ڈیلی ویجز کی ریگولرائزیشن کا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات بھی، بڑے بڑے معاملات بھی ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، پتہ نہیں، اے ٹال ایجنڈا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انفراسٹرکچر ہو، ڈیولپمنٹ کیا جائے، تو باندی پورہ بھی گلمرگ کی طرح یا ڈل لیک کی طرح ٹوریزم کا ہب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس میں تو واسٹ ایک فیلڈ ہے جو اس کو فردر کشن پرووائڈ کرے گا۔ گریز ہے، ویا گریز کرگل بھی جا سکتے ہیں، اور یہاں سے لولاب ہے، لولاب روڈ بنے تو یہ ایک سرکٹ بہت زیادہ بڑا بن سکتا ہے، جہاں گاندربل، کنگن، یہ وولر کے ارد گرد آبادی، اور اپنا جو لولاب ہے، جی وہاں سے کرگل اور تلیل ایک بہت بڑا سیکٹر بن سکتا ہے۔
गुलमर्ग तो एक छोटी जगह है, ये तो एक बहुत बड़ा आप कह रहे सेक्टर है। गुलमर्ग से बड़ा ये बनेगा बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। यहाँ झील भी है, यहाँ दो बड़े नाले भी हैं, लिदर नाले से अच्छे नाले हैं, यहाँ बहुत वास्ट फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पास्चर्स हैं, यहाँ क्या नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि वाटर रिसोर्सेज में आपका शेयर नहीं है, जरा मैं समझना चाहता हूँ क्या है ये। देखिए एक बड़ा झगड़ा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर आज तक बड़ा झगड़ा रहा है। अगर यहाँ ये NHPC से एक किशन गंगा का प्रोजेक्ट बना और एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट भी है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की, हमें कम हिस्सेदारी है, सेंटर को ज़्यादा हिस्सेदारी है। और जॉब्स CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसमें भी हमारी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है, कंपोनेंट बहुत है। या यही हम हाईवे की बात कर रहे थे, जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स हों, इतने 33 नहीं, मेगा रास्ते बड़े तंग है, ये गाड़ी आ रही वही तो जा वही नहीं सकती। 33 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो और हेवी मशीनरी उनको लानी हो, और वो CSR के तहत खुद रोड बनाने में इतना वक्त ले ले, तो कुछ मामलात हैं उनसे जो CSR से जुड़े हैं, उनसे वो भी एक हिस्सेदारी आखिरी लेनी है। सवाल, आप के मुकाबले में जो उम्मीदवार है उस्मान मजीद बड़े मजबूत माने जा रहे हैं, और बिल्किस बानो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है, लेकिन उनका भी बड़ा असर रसूख है, तो मुकाबला आपका किनसे है और लड़ाई कैसी है यहाँ? इस पे मैं बात कर ही नहीं चाहता हूँ, करना ही नहीं चाहता। 20 उम्मीदवार हैं, कौन मुकाबले में आएगा कौन नहीं आएगा, क्या बात करनी है। अब हम वी आर नॉट हियर टू प्रोजेक्ट पीपल, वो है ये है मैं हूँ, ऐसे हैं। वोटर्स आर देयर, नुकसान इलेक्टोरेट। पहुंच रहा है क्या बिल्किस बानो से, खास तौर पर क्योंकि आपका अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बिल्किस बानो अलग से लड़ रही है। जो यहाँ डेमोग्राफी है और जो यहाँ इलेक्टोरल सेक्टर्स हैं, बिल्किस बानो का मौजूद होना मेरे लिए फ़ायदे की बात है। फायदामंद है। फ़ायदा है, जहाँ जाए करे ऐश। आखिरी सवाल, क्या लगता है सरकार बन पाएगी किसी की, या असेंबली हंग होगी, दोबारा से सेंटर के जरिए ही कश्मीर पर रूल किया जाएगा? जो कि जो माहौल इस वक्त बना है आप देख रहे हो, क्योंकि यही माहौल आकाश होता है कि आगे क्या होने वाला है। एक परसेप्शन है लोगों में कि हम सरकार बनाएंगे इत्तेहाद की, कांग्रेस की, नेशनल लेकिन कांग्रेस। परसेप्शन ये भी है कि इंजीनियर रशीद मैदान में मौजूद है, सज्जाद लोन है, और गुलाम नबी आज़ाद है, उधर जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई है, तो असेंबली हंग होगी, सरकार नहीं बना वो पाएगी। लोग उससे वाकिफ है, उस गेम प्लान से वाकिफ हैं कि डिविसिव पॉलिटिक्स चलाई जा रही है, और वो लोगों का इत्तेहाद आप देख लोगे ऑन द D-Day। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे निज़ामुद्दीन बट साहब, जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर लीडर है, और ये जो बांदीपुरा असेंबली हल्का है, यहाँ साहब MLA रह चुके हैं, PDP के पहले लीडर थे, इन दोनों कांग्रेस से चुनावी मैदान में मौजूद हैं। कैसे लगी हमारी ये बातचीत, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और जहाँ हम बैठे हैं ये तो एक ऑफिस है कांग्रेस की इनकी, लेकिन बांदीपुरा का जो एरिया है ये भी बहुत खूबसूरत है। ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। कश्मीर का इंतखाबी सफ़र जारी है, कुछ और जगहों पर हम जाएंगे और बताएंगे वहाँ से आपको रिपोर्ट। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।